4 डिफरेंट थेरीज हैं, उनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो इमोशनल स्टेट है वो क्लोजली रिलेटेड है आवर मोटिवेशन के साथ। मोटिवेशन और इमोशन आपस में बहुत ज़्यादा कोरिलेट करते हैं। इवन हम एक दूसरे, अगर इन दोनों को एक दूसरे के बगैर इमेजिन भी करें तो काफ़ी मुश्किल है। इमोशंस जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं मोटिवेशन को और मोटिवेशन इन्फ्लुएंस करती है इमोशन को। अब यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट इमोशनल स्टेट्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं और इससे रिलेटेड वो डिफरेंट थेरीज भी क्रिएट करते हैं ताकि वो हमारे जितने भी इमोशनल एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको एक्सप्लेन कर सकें। सबसे पहले तो आपने ये समझना है कि जो हमारी इमोशंस होते हैं इसकी बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। इसके कंपोनेंट्स या फिर एलिमेंट्स इमोशंस के कौन से होते हैं। अगर हमें उन 3 कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स की समझ आ जाए तो फिर हमारे लिए ये थेरीज को समझना आसान हो जाता है। सो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं या 3 एलिमेंट्स होते हैं। पहला होता है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। जब हमारी इमोशंस होते हैं इसमें सबसे पहले हमारी फिजियोलॉजी, हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, जिसमें हम कहते हैं कि इसमें चेंज होता है। हमारे जो अराउजल लेवल्स होते हैं उनमें चेंज होता है, वो एक्टिवेट हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे हमारा सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स में। अब पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का आपको पता है कि ये क्या है। इसके अलावा जो हमारे फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट्स में हमारे हार्ट रेट है, ब्रीदिंग रेट है, स्किन टेम्परेचर है एंड ब्लड प्रेशर है इसमें, जिसमें हमें स्वेटिंग भी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, हार्ट पाउंडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारा किस में आ जाता है, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स में। जो बिहेवियरल रिस्पॉन्स है, बिहेवियरल में हमारा क्या होता है कि इसमें हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है। जैसे कि हमने अगर किसी फ्रेंड को देखा है तो हम स्माइल करेंगे, हैंड गेस्चर्स देंगे और इसके अलावा बहुत ही वार्मथ एंड हैप्पी सिग्नल्स देंगे। सो ये सब क्या है, हमारे बिहेवियरल रिस्पॉन्स हैं, ठीक है। तो हमारे जितने भी गेस्चर्स एंड पोस्चर्स हैं वो सारे बिहेवियरल रिस्पॉन्स में आ जाएंगे। और थर्ड कंपोनेंट या थर्ड एलिमेंट है इमोशंस का, जिसको हम कहते हैं कोग्निटिव रिस्पॉन्स। कोग्निटिव का मतलब हमारे माइंड से रिलेटेड, ब्रेन नहीं माइंड, ठीक है। कोग्निशन हमने पढ़ लिया है कि कोग्निशन क्या होती है। अब इसमें कोग्निटिव रिस्पॉन्स में क्या होता है, इसमें हमारा कंसर्न होता है बेसिकली कि हम सब्जेक्टिवली उस जो भी स्टिमुलाई है उसको इंटरप्रेट करें और उससे जो भी रिलेटेड जो फीलिंग्स हैं उनको एक्सपीरियंस करेंगे। ये जो स्टिमुलस है इससे हमें किस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं फीलिंग्स को जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब ये जितनी भी हमारी इंटरप्रिटेशन होती है, ये परसेप्शन होती है, ये सारी पास्ट एक्सपीरियंसेस की मेमोरीज की बेस पे होती है, जिसकी बेस पे हमारे इमोशंस जो हैं वो डेवलप हो चुके होते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि इमोशंस के 3 कंपोनेंट्स होते हैं या 3 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल एंड कोग्निटिव। अब ये 3 तरह के जो एलिमेंट्स हैं, इन तीनों के ऊपर ये सारी थेरीज बनी हुई हैं, ठीक है। अब ये थेरीज क्या कहती हैं, थेरीज में सबसे पहले हमारे पास जेम्स लैंग वर्सेस कैनन बैट थेरी। अब यहाँ पे 2 थेरीज एक साथ हैं, एक है जेम्स लैंग और दूसरी है कैनन बैट। अब ये डैश डाल के आगे लैंग लिखा हुआ है, इसका मतलब है 2 लोगों ने मिलकर काम किया है। पहले में है जेम्स लैंग, दैट मीन्स विलियम जेम्स है पहला, और लैंग मीन कार्ल लैंग, इनके लास्ट नेम लिखे हुए हैं। इसी तरह कैनन बैट में भी 2 हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं, दोनों के लास्ट नेम्स लिखे हुए हैं। अब ये जेम्स लैंग थ्योरी क्या कहती है कि हम इमोशंस को बायोलॉजिकली फील करते हैं और उसकी वजह से हमें स्ट्रेस फील होता है, ठीक है। हमने पहले जो भी स्टिमुलस है हम उन इमोशंस को फील करते हैं बायोलॉजिकली, बायोलॉजिकल कंपोनेंट बताया कि उसमें क्या क्या चीज़ आती है। उसके बाद हमें स्ट्रेस फील होता है। मीन्स कि आपके सामने अगर कोई सांप आ गया है तो पहले आपकी हार्ट पाउंडिंग स्टार्ट होगी, हार्ट रेट इंक्रीज होगा, ब्लड प्रेशर हाई होगा, उसके बाद आपको स्ट्रेस होगा। सो ये जेम्स लैंग थ्योरी हमारे बहुत ही हिस्टोरिकल पर्पसेस में से आती है कि बहुत ही हिस्ट्री में इसको मेंशन किया गया था, पहली थ्योरी यही थी, ठीक है। तो अब क्या ऐसा होता है कि जब आपका बायोलॉजिकल रिदम आपको बताएगा तो फिर ही आपको खौफ महसूस होगा, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। यहाँ पर जो जेम्स लैंग थ्योरी है ये हिस्टोरिकल पर्पसेस में इसको सबसे पहले यूज़ किया गया था इमोशंस को एक्सप्लेन करने के लिए, ये पहली थ्योरी मैदान में आई थी। उसके बाद जो हमारी करंट थ्योरीज हैं इमोशंस के बारे में वो डिमॉन्स्ट्रेट करती हैं दैट बायोलॉजिकल चेंजेस आर इन्वॉल्व इन इमोशंस बट दे आर नॉट द सोल काज ऑफ देम। लेकिन ये अकेली ही हमें इमोशंस
को फील करवाने में इन सिर्फ जो हमारी बायोलॉजिकल चेंजिंग्स होती हैं इनका हाथ नहीं होता। तो जेम्स लैंग थ्योरी क्या कहती है, बायोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है उसके बाद हमें स्ट्रेस फील होता है। इसके बाद हमारे पास जिसको हम कह रहे हैं कैनन बैड थ्योरी। कैनन बैड में हमारे पास आते हैं जी वॉल्टर कैनन और फिलिप वार्ड। अब ये दो यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट हैं, ये बताते हैं कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस कोरिस्पॉन्ड विथ ड्रास्टिकली डिफरेंट इमोशनल स्टेट्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या कह रही हैं कि जो हमारी डिफरेंट फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं उसकी वजह से डिफरेंट इमोशनल स्टेट्स क्रिएट होती हैं, लेकिन बायोलॉजिकल चेंजिंग्स सिर्फ इसका हल नहीं है कि हम इमोशंस को एक्सप्लेन करें। तो किस तरह बायोलॉजी बताएगी कि हाउ डज शी नो इफ़ शी फील्स अफ्रेड, इन लव, एम्बैरेस्ड और मेरली जॉयफुल। तो जस्ट एक बायोलॉजिकल फीलिंग्स आपको कैसे बता सकती हैं कि इस वक्त आपने स्टिमुलस से रिलेटेड किस तरह का रिस्पॉन्स देना है, आपको खौफ महसूस होना है, यू आर फीलिंग इन लव और एम्बैरेस्ड, या फिर आप बहुत खुशी महसूस कर रही हैं। सो अब ये क्या थियराइज करते हैं दैट द बायोलॉजिकल चेंज एंड द कोग्निटिव अवेयरनेस ऑफ द इमोशनल स्टेट अकर सिमल्टेनियसली, कि जो हमारा बायोलॉजिकल चेंज है उसके साथ साथ जो हमारी कोग्निटिव बायोलॉजिकल चेंज के साथ जो हमारी कोग्निटिव अवेयरनेस है किसी भी स्टिमुलस को लेके, ये दोनों एक साथ अकर होती हैं। इवेंट हुआ मतलब आपने स्नेक को देखा, उसके साथ ही आपकी कोग्निशन ने उसको डिटेक्ट किया कि ये जो स्टिमुलस है ये हार्मफुल है, आपको खौफ महसूस होना है, यू आर अफ्रेड फ्रॉम दिस एनिमल। तो आप यहाँ पे आपका अवेयरनेस आई, साथ ही आपकी फिजियोलॉजिकल बायोलॉजिकल जो अराउजल है वो भी स्टार्ट हो गया, जिसमें डिफरेंट स्टेट्स हैं जो मैंने पहले आपको डिस्क्राइब की। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि यहाँ पर कैनन का ये बिलीव था कि हमारा जो थैलेमस है वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे इन्वायरमेंट से रिसीव करता है और इन सिग्नल्स को वो कॉर्टेक्स, हमारा जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, वहाँ भेज देता है और उस वहाँ से वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जाता है, जिसकी वजह से हमें इमोशंस से रिलेटेड अवेयरनेस डेवलप होती है और हमारा फिजियोलॉजिकल चेंज भी उसी टाइम डेवलप होता है। तो क्या हुआ कि जैसे ही हमारे पास सिग्नल आता है, कोई स्टिमुलस हम रिसीव करते हैं, थैलेमस उसको इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है क्योंकि हम सेंस कर रहे हैं या तो देख रहे हैं, सुन रहे हैं स्टिमुलस को हमारे इन्वायरमेंट से। वो सिग्नल हमारे लिम्बिक सिस्टम, बेसिकली ये थैलेमस या कॉर्टेक्स कहाँ पे है, हमारे लिम्बिक सिस्टम में है। तो लिम्बिक सिस्टम से वो कहते हैं कि ये थैलेमस में जाता है, थैलेमस से यहाँ वो कॉर्टेक्स में भेज दिया जाता है, वहाँ से फिर वो बताता है कि कौन से नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट होना है और उसके इमोशंस के रिलेटेड। तो इस तरह से फिजियोलॉजिकल चेंज और इमोशंस एट द सेम टाइम अकर होते हैं। अब ये जो हमारी रिसेंट रिसर्चेस हैं वो कहती हैं कि जी जो कैनन है इन्होंने थैलेमस के रोल को और उसके प्रोसेस को कुछ ज़्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर दिया है, जबकि ब्रेन के बहुत से अदर स्ट्रक्चर जैसे कि एमिगडाला भी इसमें इन्वॉल्व होता है। सो यहाँ पे हम थोड़ी सी हमारी फिजियोलॉजी को अगेन क्या करेंगे, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि लिम्बिक सिस्टम क्या है, कैसे इन्वॉल्व होता है, तो रोल क्या है लिम्बिक सिस्टम का इमोशंस में। होता है क्या है, बेसिकली जो लिम्बिक सिस्टम है ये हमारे ब्रेन स्ट्रक्चर जो है, ब्रेन स्ट्रक्चर इसके दोनों साइड पर, ये जो थैलेमस के बोथ साइड्स हैं उन दोनों पे वहाँ पे आपको इसकी कलेक्शन मिलेगी। इन सिंपल, लिम्बिक सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ ब्रेन स्ट्रक्चर्स दैट लाई ऑन बोथ साइड्स ऑफ द थैलेमस। ठीक है, थैलेमस के बोथ साइड्स पर ये लिम्बिक सिस्टम लाई करता है। अब ये दोनों स्ट्रक्चर जब एक साथ मिलकर काम करते हैं तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे इमोशनल एक्सपीरियंसेस के, और इसमें जो मेन स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है लिम्बिक सिस्टम का वो है एमिगडाला। एमिगडाला क्या है, ये एलमंड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, तो उसी से एमिगडाला मिलता जुलता सा नाम है। तो एमिगडाला क्या है, सर्व एज अ कंडक्टर ऑफ द ऑर्केस्ट्रा ऑफ आवर इमोशनल एक्सपीरियंसेस। ये कम्युनिकेट करता है फिर ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे हाइपोथैलेमस को, जो कि आपको पता है कि हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर है जो हमारे फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स जो हैं इमोशंस के, उनको कंट्रोल कर रहा है, क्या, हाइपोथैलेमस। इसके अलावा लार्जली थ्रू इट्स मॉड्यूलेटिंग ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम, ये एंडोक्राइन सिस्टम को भी मॉड्यूलेट कर रहा होता है। जैसे कि अब इसमें जो हमारे फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं इमोशंस के वो कौन कौन से हैं, जैसे कि स्वेटिंग है, रेसिंग हार्ट है, तो इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है।
अब यहाँ पे जब इंफॉर्मेशन आती है तो ये इस इंफॉर्मेशन को हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में सेंड कर देता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डिसाइड करता है, प्लान करता है कि अब हमें इस स्टिमुलस से रिलेटेड किस तरह का रोल प्ले करना है, मतलब अप्रोच करना है या अवॉइडेंस बिहेवियर शो करना है। हमने अप्रोच अवॉइडेंस हमने अभी लास्ट लेसन में देखा था। एमिगडाला का जो स्पेशल रोल होता है वो की रोल होता है कि वो आइडेंटिफाई करे कौन से एक्सप्रेशंस को, फेयर एंड एग्रेशन के इमोशंस को आइडेंटिफाई करना एमिगडाला का काम है। और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है इसको हम कहते हैं कि ये बहुत ही ना सॉफ्ट वॉइस है, काम डाउन करता है एमिगडाला को, और एमिगडाला जब ओवर अराउज्ड हो जाता है ना तो उसको काम डाउन करता है कि भाई ठीक हो जाओ, तसल्ली रखो, कुछ नहीं हुआ, एवरीथिंग इज़ ओके। सो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बेसिकली हमारे जो इमोशनल एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसमें हमारे टेम्परामेंट्स आते हैं या डिसीजन मेकिंग आती है, वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स उसमें अपना रोल प्ले करता है। ये हमारी जो इमोशनल फीलिंग्स हैं उनको रिड्यूस करता है, स्पेशली जो खौफ और एंग्जाइटी, मतलब फेयर और एंग्जाइटी से रिलेटेड जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होती हैं, उनको रिड्यूस कर देता है। इसके अलावा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक वो एरिया है हमारा जो स्पेशल रोल प्ले करता है एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग में। वो कौन सी होती हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, कौन से होते हैं? हायर ऑर्डर थिंकिंग प्रोसेस, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इनहेबिटिंग बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग। तो ये सारा भी कहाँ पे हो रहा है? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में हो रहा होता है। अगर हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डैमेज हो जाए तो हमारे अंदर क्या नज़र आएगी? इनअप्रोप्रिएटनेस, इम्पल्सिविटी, ट्रबल, इनिशिएट लेने में हमें काफ़ी ट्रबल फील होता है, इम्पल्सिव हो जाते हैं, हमारा बिहेवियर काफ़ी इनअप्रोप्रिएट हो जाता है। और ये जो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है ना, ये ऑलमोस्ट ह्यूमंस में मिड-20s में जाके ये प्रॉपर डेवलप होते हैं, क्योंकि इसमें हमारे बड़े एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हो रहे होते हैं, तो ये मिड-20s में जाके ये सही से डेवलप होता है। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि हम जस्ट एक थैलेमस को ही नहीं कह सकते कि जस्ट उसी का रोल है, इसमें एमिगडाला और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स भी अपना अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। उसके बाद आता है जी टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी क्या कहती है? टू फैक्टर थ्योरी दी थी हमें स्टैनले शैक्टर ने। ये टू फैक्टर थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं दैट इमोशनल एक्सपीरियंसेस इन अ मोर कंप्लीट वे देन नीदर द जेम्स लैंग और कैनन बैड थ्योरीज डू। अब ये इसको एक कंप्लीट वे में और एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि जेम्स लैंग ने या कैनन बैड ने भी इसको एक्सप्लेन नहीं किया। अब इनका कहना ये था कि हमारे बोथ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स एंड कोग्निटिव लेबल्स, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स मैंने आपको बताया कि वो क्या होते हैं, फिजिकल रिस्पॉन्सेज, और कोग्निटिव लेबल्स क्या है? हमारी मेंटल इंटरप्रिटेशन है। ये दोनों कंबाइन होती हैं देन टू काज एनी पार्टिकुलर इमोशनल रिस्पॉन्स। जब ये दोनों मिलती हैं तो उसके बाद कोई इमोशनल रिस्पॉन्स आता है। सो टू कंटिन्यू टू प्रीवियस एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी स्नेक को देखा है तो स्नेक को देखने के बाद क्या होगा? अराउजल होगा। अराउजल मतलब आपकी बॉडी उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करेगी और फ़ौरन से आप उस स्टिमुलस को एक कोग्निटिव लेबल देंगे। जब कोग्निटिव लेबल देंगे उसके बाद आप अपने इमोशंस को शो करेंगे। तो मतलब क्या है? अराउजल प्लस कोग्निटिव लेबल, ये दोनों एक साथ अकर होते हैं और उसके फ़ौरन बाद आप अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं, अपने इमोशंस शो करते हैं। मैंने इमोशंस में आपको ब्रेन का रोल बताया है आयशा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? टू फैक्टर्स थ्योरी है कि दो फैक्टर्स हमारे पास इकट्ठे आते हैं। दो फैक्टर्स क्या हैं? एक तो अराउजल होता है और कोग्निटिव लेबलिंग होती है। ये दो फैक्टर्स हैं, ये दोनों एक साथ अकर होते हैं, उसके बाद इमोशंस जो होते हैं। इवेंट और इमोशंस ये दो तो होने ही होने हैं। अब इनमें ये है कि अराउजल अकेला आ रहा है या बाद में आ रहा है, ये फ़र्क है। पहले इवेंट है, पहली थ्योरी जेम्स लैंग में इवेंट आ रहा है, फिर अराउजल मतलब जिसको हम फिजिकल चेंज कह रहे हैं, उसके बाद हमारे इमोशंस आते हैं। कैनन बैड में कहते हैं कि इवेंट आता है, उसके बाद हमारा फिजिकल रिस्पॉन्स और इमोशंस ये दोनों एक साथ अकर होते हैं। अब यहाँ पे जो टू फैक्टर थ्योरी है जिसको स्टैनले शैक्टर एक्सप्लेन करते हैं कि नहीं, यहाँ पे एक और फैक्टर भी होता है जिसको हम कोग्निटिव लेबलिंग कहते हैं, कि जब तक हम उसको लेबल नहीं करेंगे हम कैसे इमोशंस शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि इवेंट आएगा, फिजिकल अराउजल होगा, कोग्निटिव लेबलिंग करेंगे, ये दोनों एक साथ होंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि इमोशंस हमारे कौन से हैं। इसके बाद आपने एक और थ्योरी का नाम सुना होगा जिसको हम कहते हैं फेशियल फीडबैक थ्योरी। किसको पता है फेशियल फीडबैक थ्योरी का?
फेशियल फीडबैक थ्योरी क्या होता है कि जो हम एट अ टाइम महसूस कर रहे होते हैं, वो जो सारे एक्सप्रेशंस होते हैं वो हमारे फेस पर आ जाते हैं। डार्विन्स की थ्योरी से रिलेटेड ये थ्योरी निकली हुई है, कहते हैं। जो हमारे पास लेजरस की कोग्निटिव मीडिएशनल थ्योरी है, इसको हम अप्रेजल थ्योरी ऑफ इमोशंस भी कहते हैं। अब इसका क्या मकसद है, ये मेंटेन करता है हमारी कोग्निशन जो हैपन्स होती है। सबसे पहले कोग्निशन होती है, समटाइम्स अनकॉन्शियसली भी होती है। हम इमोशंस की नेचर को समझते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ स्टिमुलस इज डिटरमाइंड बाय 2 फैक्टर। अब इसमें हमारे पास 2 तरह के अप्रेजल्स होते हैं, एक प्राइमरी अप्रेजल होता है और एक सेकेंडरी अप्रेजल होता है। प्राइमरी अप्रेजल में क्या है कि सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो इवेंट है इसका मतलब क्या है, और उसके बाद हम दूसरे में देखेंगे कि अब हमने ये जो स्टिमुलस है इसके साथ कोप किस तरह से करना है, मतलब भागना है या फाइट करना है। सो ये हमारे पास रिचर्ड लेजरस ने एक थ्योरी दी थी जिसको हम कहते हैं अप्रेजल थ्योरी ऑफ इमोशंस। ये इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है कि सबसे पहले तो हम उसको इवेंट आता है तो हम उसकी कोग्निशन जो है वो पहले आती है कि हम उसको देखते हैं कि इस इमोशंस की या स्टिमुलस की नेचर क्या है, और उस इवेंट के मतलब को समझते हैं जिसको हम प्राइमरी अप्रेजल कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमने इस स्टिमुलस के साथ कोप कैसे करना है, मतलब फाइट और फ्लाइट, भागना है या लड़ना है। सो यहाँ पे सेकेंडरी अप्रेजल इसको कहते हैं। ये अप्रेजल्स अगर होती हैं तो ये जो हैं फिर हम ये जो हमारे पास अप्रेजल्स के टाइप्स हैं ये हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं रिचर्ड लेजरस, ठीक है। फेशियल फीडबैक थ्योरी का, अच्छा वो मैंने आपको बता दिया कि ये डार्विन से रिलेटेड के जो हमारे इमोशंस होते हैं वो हमारे फेस पर शो हो जाते हैं। बेसिकली वो डार्विन की थ्योरी से रिलेटेड है कि हम बहुत सारे हमारे एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं किसी भी स्टिमुलस को लेके कि उससे रिलेटेड एक्सप्रेशंस हमारे फेस पर आ जाते हैं, तो जिसको हम कहते हैं फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस। हम फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू हम बता देते हैं कि ये बंदा इस वक्त क्या महसूस कर रहा है, जिसको हम नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस भी कहते हैं इमोशंस के। अब ये नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस इमोशंस के क्या होते हैं? नॉन वर्बल इमोशंस एक्सप्रेशंस हैं इमोशंस के। ये इसमें जो बेसिक काम था वो पॉल एकमैन का था, PAUL पॉल EKMAN एकमैन। पॉल एकमैन ने आइडेंटिफाई किए थे 6 बेसिक इमोशंस, ठीक है। 6 बेसिक इमोशंस इन्होंने कहा था कि हम अपने जो इमोशंस होते हैं वो उनको एक्सप्रेस करते हैं नॉन वर्बली थ्रू फेशियल एक्सप्रेशंस, जो कि यूनिवर्सल होते हैं। कहीं भी किसी भी कल्चर में चले जाएं या आपको हर जगह सेम मिलेंगे। इस पर एक रिसर्च भी इन्होंने की थी। डिफरेंट एक्सप्रेशंस फेशियल एक्सप्रेशंस डिफरेंट लोगों को दिखाए तो उन्होंने इसको सेम ही आइडेंटिफाई किया, जैसे एक कल्चर में कर रहे थे वैसे ही दूसरे कल्चर में। लाइक अगर हैप्पी फेस दिखा रहे हैं तो सब कह रहे हैं कि ये हैप्पी है, सैड दिखा रहे हैं तो दैट इज़ सैड। तो हमारे पास 6 बेसिक इमोशंस हैं। कौन कौन से हैं? हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, डिसगस्ट, सरप्राइज एंड फेयर। इसमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन एक्सप्रेशन है ना वो फेयर का है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि इस पे डिफरेंट रिसर्चेस हुई थी। उसके बाद ये सारा जो था एक्सप्रेशंस से रिलेटेड डाटा कलेक्शन करने के बाद पता लगा कि किसी भी कल्चर में चले जाएं तो ये जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस हैं ये बेसिक इमोशंस में बी एन इनेट पार्ट ऑफ आवर फिजियोलॉजिकल मेकअप। ये हमारे फिजियोलॉजिकल मेकअप का इनेट पार्ट होता है कि हम इन इमोशंस को, इन 6 बेसिक इमोशंस को ईजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसके बाद जी हमारे पास आता है नेक्स्ट स्ट्रेस। इमोशंस की थ्योरीज खत्म होती हैं। अब यहाँ पे है स्ट्रेस। अगर हम स्टिमुलस ऐसा है जो कि हमें स्ट्रेस दे रहा है, देन व्हाट इज स्ट्रेस? क्या है? स्ट्रेस में बी नोटिस दैट many of the examples used to describe emotional theories involved stressful experiences। बहुत सारी इमोशनल theories को जो डिस्क्राइब किया गया है ना उसमें स्ट्रेसफुल सिचुएशंस ही क्रिएट की गई हैं। जैसे डॉग बार्क कर रहा है, अचानक से वुल्फ आ गया है, आपको स्नेक नज़र आ गया है, तो क्या है? सारे स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंसेस हैं जिसकी बेस पे इमोशनल थेरीज को एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप नेट पे भी इसको सर्च करें इमोशनल थेरीज को तो आपको जितने भी इमेजेस उसकी नज़र आएंगी। फर्दर अगर आप क्लैरिफाई करना चाहें तो आपको वहाँ पे वो सारी स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस के साथ ही वो सब मिलेंगी। सो स्ट्रेस एंड इमोशंस आर इंटीमेटली कनेक्टेड कंसेप्ट्स। पहले हमने कहा इमोशंस एंड मोटिवेशंस आर कनेक्टेड, अब हम कह रहे हैं स्ट्रेस एंड इमोशंस आर कनेक्टेड। तो ये क्या है? कनेक्टेड कंसेप्ट्स हैं। इससे ये क्या है कि साइकोलॉजिस्ट स्ट्रेस को सिर्फ इसलिए नहीं स्टडी करते ताकि वो मोटिवेशन और इमोशन को समझ सकें, उसको बेहतर आइडेंटिफाई कर सकें इन दोनों को, लेकिन ये इसको इसलिए भी स्टडी करते हैं स्ट्रेस को बिकॉज टू हेल्प अस विद प्रॉब्लम्स कास्ट बाय स्ट्रेस, ताकि हमें ये भी पता लग सके कि अगर हम स्ट्रेस लेते हैं तो इसकी वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। अब जो टर्म स्ट्रेस है, स्ट्रेस क्या है?
ये हमारे डिफरेंट सर्टेन लाइफ इवेंट्स होते हैं जिनको लेके हमें स्ट्रेस होती है, और जिन लाइफ इवेंट्स को लेके स्ट्रेस होती है उसको हम कहते हैं स्ट्रेसर्स। जिसकी वजह से स्ट्रेस हुई, स्ट्रेसर्स तो बहुत सारे, लेकिन आपको किस वजह से स्ट्रेस हुई, किस इवेंट की वजह से, तो उस इवेंट को हम कहते हैं स्ट्रेसर। और फिर हम इन स्ट्रेसर से रिलेटेड जो चेंजेस हमारी इन्वायरमेंट में हो रही होती हैं, हम उससे रिलेटेड रिएक्ट किस तरह से करते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेस रिएक्शंस। अब यहाँ पे बहुत सारी स्टडीज़ हमारे रिएक्शंस को डिस्क्राइब करती हैं, जो हम स्ट्रेस को लेके जो हमारे रिएक्शन होते हैं और हमारे आइडेंटिफाई फैक्टर्स होते हैं कि किस तरह से हम उसको रिएक्ट करते हैं, स्ट्रेस को आइडेंटिफाई करते हैं और किस तरह से ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं कि हम स्ट्रेसर पे रिएक्ट करें। तो इस पे बहुत सारी फिर फर्दर स्टडीज़ आपको मिलती हैं। अब यहाँ पे स्ट्रेस में अगर हम देखें तो स्ट्रेस क्या है, ये एक इमोशनल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है that occurs as individuals confront challenging environment circumstances। ठीक है, these environmental circumstances are called stressors। जैसे मैंने आपको बताया, stressors क्या करते हैं, ये disrupts होते हैं या threatens होते हैं to disrupt people's daily routine। अब या तो ये डिस्टर्ब करते हैं या हमें थ्रेटन करते हैं, जिससे हम लोगों की जो डेली लाइफ रूटीन है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसके अलावा ये स्ट्रेसर्स ऑफन काजेज देम टू एडजस्ट देयर बिहेवियर। समटाइम्स हमारा बिहेवियर जो भी इन स्ट्रेसर्स की वजह से चेंज हो जाता है और हमें बिहेवियर्स को एडजस्ट करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। अब ये कौन कौन से स्ट्रेसर्स हो सकते हैं, कॉमन स्ट्रेसर्स क्या हैं? कॉमन है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, डेली मिसहैप्स, ठीक है, नंबर 1 इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, नंबर 2 डेली मिसहैप्स, नंबर 3 वर्क प्लेस और एकेडमिक डिमांड्स, नंबर 4 सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड नंबर 5 केमिकल एंड बायोलॉजिकल स्ट्रेसर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में हमारे पास अनकंफर्टेबल टेम्परेचर है, लाउड नॉइस है, बैड वेदर है एंड एक्सेट्रा। डेली मिसहैप्स में क्या है, हम लेट हो रहे हैं, किसी वजह से कोई चीज़ गुम हो गई है या फिर अनएक्सपेक्टेड सेटबैक्स। वर्क प्लेस या एकेडमिक डिमांड्स में हम एग्ज़ाम हो रहे हैं, कम्पीट करना है, हमने डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट्स को मार्क्स अच्छे लेने हैं, ठीक है, तो ये सारा किस में आ गया, हमारे एकेडमिक डिमांड्स में, इससे रिलेटेड और भी जितनी भी हैं। सोशल एक्सपेक्टेशंस में डिमांड्स प्लेस्ड ऑन इंडिविजुअल्स बाय सोसाइटी। सोसाइटी में सोसाइटी आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है, तो वो सारी डिमांड्स सोशल एक्सपेक्टेशंस में आ जाती हैं। सोसाइटी के अलावा आपकी फैमिली और फ्रेंड्स आपसे किस तरह की डिमांड्स करते हैं, आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो सारी सोशल एक्सपेक्टेशंस हैं। केमिकल एंड बायोलॉजिकल स्ट्रेसर, इसमें हमें पता है कि हमारी डाइट है, अल्कोहल है, ड्रग्स हैं, पैथोजीन्स हैं, एलर्जीज़ हैं, मेडिकेशंस हैं और मेडिकल कंडीशंस, बहुत सारी चीज़ें जो इन सब से रिलेटेड हैं, केमिकल से या बायो से रिलेटेड, वो सारी इस स्ट्रेसर में आ जाएंगी। अब ये जो स्ट्रेसर्स होते हैं ये या तो नेगेटिव होते हैं या फिर पॉजिटिव होते हैं। नेगेटिव स्ट्रेस को हम कहते हैं डी स्ट्रेस और पॉजिटिव स्ट्रेस को हम कहते हैं यू स्ट्रेस। पॉजिटिव स्ट्रेस में हमारे पास आ जाते हैं हमारे लाइफ इवेंट्स, जिसमें हमने ग्रेजुएशन कर ली है, ठीक है, हमने एक अच्छा कोलीग चूज़ कर लिया है और आपको एक अच्छी प्रमोशन मिल रही है, आपने बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर लिए हैं, तो वो क्या होता है, यू स्ट्रेस होती है। क्योंकि ये जो स्ट्रेसेस हैं इसमें भी हमारा हार्मोनल लेवल चेंज हो रहा होता है, हम एक्साइटेड हो रहे होते हैं, तो लेकिन ये पॉजिटिव होती है, इसकी वजह से हमें कोई नेगेटिव प्रॉब्लम नहीं आता हमारे बिहेवियर में। सो इसलिए हम कहते हैं कि ये सारी स्ट्रेसेस जो हैं ये पॉजिटिव हैं। उसके बाद जी हमारे पास जब स्ट्रेस आता है तो हम उस पर रिएक्ट किस तरह से करते हैं, जिसका मैंने आपको पहले बताया कि हम इसको स्ट्रेस रिएक्शंस कहते हैं। हम स्ट्रेस को इंटरप्रेट करते हैं एंड इज़ रेफर टू एज कोग्निटिव अप्रेजल। कोग्निटिव अप्रेजल में क्या है, मैंने पहले बताया कि ये हमारी सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन होती है किसी भी सिचुएशन को लेके, जिसमें हम स्ट्रेस को, वो सिचुएशन जो स्ट्रेस को इंड्यूस करवाती है, कि हम उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं उस स्ट्रेस को। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास स्ट्रेस आता है तो हम उसको इवैल्यूएट करते हैं कि हमने उस स्ट्रेस के साथ कोप किस तरह से करते हैं, और ये इवैल्यूएशन जो होती है इसमें इंक्लूड होता है हम स्ट्रेस को समझते हैं कि या तो वो हमें डैमेज करेगी, ठीक है, या फिर हम समझते हैं कि जो स्ट्रेस है वो थ्रेट करेगी, हमारे फ्यूचर को डैमेज करेगी, ठीक है। यहाँ फिर हम समझते हैं कि ये जो स्टिमुलाई है या जो भी इवेंट हुआ है स्ट्रेसफुल इवेंट, वो चैलेंज है हमारे लिए, और अब हमें देखना है कि, या फिर हम इसको एक पोटेंशियल भी कहते हैं, टू ओवरकम एंड पॉसिबली बेनिफिट फ्रॉम द स्ट्रेसर, कि जो स्ट्रेसर आया है हम इसको किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं या फिर इस स्ट्रेसर से हम किस तरह से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। सो ये सारी क्या हैं,
कि हम हमारी जो कोग्निटिव अप्रेजल होती है, हम स्ट्रेसर को इन 3 लेवल्स पे जाके आइडेंटिफाई करते हैं, इधर दैट इज़ हार्मफुल, इधर दैट इज़ थ्रेटनिंग और इधर इट्स चैलेंजिंग। तो हम जब उसको आइडेंटिफाई करते हैं उसके बाद हम अपने इमोशंस देते हैं, जैसे कि हमने अपनी लास्ट थ्योरी में देखा जो कि रिचर्ड लेजर्स ने दी थी। तो रिचर्ड लेजर्स से मुझे याद आया ये जो हमारी थ्योरीज है ना, जिनको हमने अभी ऊपर 4 थ्योरीज को डिस्कस किया, इसमें जो हमारी शेक्टर सिंगर थ्योरी है ये बिल्कुल सिमिलर है किससे, जेम्स लैंग थ्योरी से। जेम्स लैंग थ्योरी और शेक्टर की 2 फैक्टर थ्योरी जो है ये दोनों आपस में सेम है, क्योंकि इन दोनों का ये बिलीव था या है कि जो हमारा अराउजल होता है, पहले अराउजल होता है एंड देन इट प्रीसीड्स इमोशंस, पहले अराउजल होगा उसके बाद इमोशंस होंगे। जबकि जो कैनन ब्रैड थ्योरी है और हमारी अप्रेजल थ्योरी है ये दोनों सिमिलर हैं। अप्रेजल थ्योरी किसकी है, रिचर्ड लेजरस की, कि ये दोनों थ्योरीज आपस में सेम हैं, लेजरस की या अप्रेजल थ्योरी और कैनन ब्रैड थ्योरी, क्योंकि इन दोनों का ये मानना था कि इमोशनल रिस्पॉन्सेज जो होते हैं वो हमारे इमोशनल रिस्पॉन्सेज और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज एक साथ अगर होते हैं, तो इस लिहाज से इन दोनों की बात ये इस लिहाज से एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, सिमिलैरिटीज़ हैं इनमें। तो ये हमारे हो गए स्ट्रेस से रिलेटेड। अच्छा, मुझे बताएं कि स्ट्रेस जो होता है वो स्ट्रेसर जो होते हैं वो ट्रांजिएंट और क्रोनिक भी होते हैं। ट्रांजिएंट और क्रोनिक में क्या फ़र्क है? क्वेश्चन रिपीट करूं, जो हमारे स्ट्रेसर्स होते हैं वो ट्रांजिएंट होते हैं या फिर क्रोनिक होते हैं? ट्रांजिएंट एंड क्रोनिक स्ट्रेसर्स। यहाँ तो हमने बताया कि हम स्ट्रेस को किस तरह से परसीव कर रहे होते हैं, उसको किस तरह से इवैल्यूएट कर रहे होते हैं कि ये स्ट्रेसर है क्या, लेकिन हमारे स्ट्रेसर्स ट्रांजिएंट होते हैं या क्रोनिक होते हैं? क्रोनिक मीन्स लॉन्ग लास्टिंग, बिल्कुल, और ट्रांजिएंट मीन टेम्परेरीली चेंजिंग्स, बिल्कुल। तो हमारे जो स्ट्रेसर्स होते हैं वो ट्रांजिएंट होते हैं, दैट मीन्स कि वो टेम्परेरीली चैलेंज होता है हमारे लिए, लेकिन उसके बाद वो ज़्यादा देर तक नहीं रहते। और जो हमारे पास क्रोनिक स्ट्रेसर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और इसका हमारी सेहत के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, अब ये हमारा ये जो क्रोनिक होते हैं, अगर ये क्रोनिक हो जाएं स्ट्रेसर्स तो हमारी बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन कैसे? बिल्कुल, अब हमने देखा कि ये जो हमारे पास हैं ट्रांजिएंट एंड क्रोनिक 2 तरह के स्ट्रेसर्स होते हैं, लेकिन अब हमें नेक्स्ट हमें थ्योरी बताती है कि जब हम इन इमोशंस का हमारे ऊपर असर क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे वो बताने से पहले बताती हूँ कि हम स्ट्रेस को पहले मेजर भी करते हैं कि अब स्ट्रेसर हमने देखना है कि वो ट्रांजिएंट है या क्रोनिक है, मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब हम उसको मेजर करने वाले हैं, तो मेजर करने के लिए हमारे पास साइकोलॉजिस्ट थे थॉमस हॉलमेस एंड रिचर्ड राहे। इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया था जिसको हम कहते हैं सोशल एडजस्टमेंट रेटिंग स्केल, SRRS, सोशल रीएडजस्टमेंट रेटिंग स्केल। अब इससे क्या होता है कि जो हमारे लाइफ चेंज यूनिट्स होते हैं, ये ऑलमोस्ट 43 लाइफ चेंजिंग इवेंट्स थे जो उन्होंने इस स्केल के अंदर यूज़ किए थे, इनको इंक्लूड किया था। वो 43 लाइफ चेंजिंग इवेंट्स थे और ये स्केल डेवलप हुआ था 1967 में। और लाइफ चेंज यूनिट्स को कहते हैं LCUs, 43 यूनिट्स थे ये। तो उनको यहाँ पे इन्होंने मेजर किया, उनके डिफरेंट लाइफ इवेंट्स थे, जैसे कि अगर वो होम सेल कर रहे हैं या उनकी जॉब चेंज हो रही है, इसी तरह शादी हो रही है, ठीक है, या इस तरह के बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव लाइफ इवेंट्स एक साथ थे। अब उन्होंने यहाँ पे ये आइडेंटिफाई किया कि अगर पर्सन इस स्केल पर हाई स्कोर करता है, दैट मीन्स कि उनके अंदर जो स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज़ हैं वो ज़्यादा हो सकती हैं उनमें, क्योंकि वो हाई स्कोर, दैट मीन्स कि उसमें स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। और अगर उसका लो स्कोर है, दैट मीन्स कि स्ट्रेस इतनी ज़्यादा नहीं है, वो जो हमारे इवेंट्स हैं, स्ट्रेसफुल इवेंट्स हैं, वो उनकी परसेप्शन इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं है उस इंडिविजुअल के लिए। सो यहाँ पे जो हाई स्कोर्स हैं, दैट मीन्स द हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस। अब ये मेजर करने के बाद अब हमें बताते हैं
सेल्स जिसको हम हेन सेल्स कहते हैं, हेन सेल्स एंड जनरल एडॉप्टेशन सिंड्रोम GAS जिसको हम कहते हैं, इनको डिस्क्राइब किया कि किस तरह हमारे ह्यूमंस या फिर एनिमल्स किसी भी इवेंट को, स्ट्रेसफुल इवेंट को किस तरह से परसीव करते हैं, स्टेजेस क्या होती हैं, पैटर्न्स क्या होते हैं. सो अवर रिस्पॉन्स पैटर्न्स टू मैनी डिफरेंट फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेसर इज़ वेरी कंसिस्टेंट. सेल्स GAS थ्योरी डिस्क्राइब्स द फॉलोइंग स्टेजेस. हमारे पास ये 3 स्टेजेस होती हैं. अब यहाँ पे आपने जो हमने ऊपर कंसेप्ट पढ़े हैं, क्रॉनिक है या ट्रांजिएंट स्ट्रेस है, या फिर अगर हाई स्कोर हो तो क्या होता है, तो वो सारा आपको यहाँ इन स्टेजेस में पता लगेगा कि ऐसा क्यों होता है. सबसे पहले तो हमारे पास आता है अलार्म रिएक्शन, पहली स्टेज. दूसरी स्टेज है रेजिस्टेंस, रेजिस्ट करना उसी स्टेज में. थर्ड स्टेज है एग्जॉस्ट करना, जाने देना उसको. अलार्म रिएक्शन में क्या है कि हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, ब्लड इज डाइवर्टेड अवे फ्रॉम अदर बॉडी फंक्शंस टू मसल्स needed to react. The organism's readiness itself to meet the challenge through activation of the sympathetic nervous system. अब यहाँ पे क्या होता है, हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको पता हैं. हार्ट रेट इंक्रीज हो जाना, पाल्पिटेशन होना, वार्मथ महसूस करना, टेम्परामेंट हाई हो जाना, ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाना, ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाना, स्वेटिंग स्टार्ट हो जाना. तो ये क्या है, अलार्म रिएक्शंस है. रेजिस्टेंस क्या है कि द बॉडी रिमेन्स फिजियोलॉजिकली रेडी. यहाँ पर अब बॉडी फिजियोलॉजिकली रेडी है. हार्ट रेट इस स्टेज में भी काफ़ी हाई होता है और बाकी सारी चीज़ें भी सो ऑन होती हैं जो हमें अलार्मिंग रिएक्शंस में मिलती हैं. यहाँ पर हार्मोन्स जो अलार्म रिएक्शन में रिलीज़ होना स्टार्ट हुए थे वो इस स्टेज में भी अपनी मेंटेनेंस, रिलीज़ की मेंटेनेंस को कंटिन्यू रखते हैं क्योंकि वो अभी रेडी हैं उससे लड़ने के लिए, स्ट्रेस से लड़ने के लिए. लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस स्टेज बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए देन द बॉडी कैन डिप्लीट इट्स रिसोर्सेज. अब यहाँ पर क्या होगा, अगर ये वाली रेजिस्टेंस स्टेज बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाए तो बॉडी के जो अपने रिसोर्सेज हैं वो वहाँ से हट जाती है, वो रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं. या तो वो बेहोश हो जाएंगे या इतनी ज़्यादा है, आपका हार्ट रेट इतना ज़्यादा हाई हो गया है कि आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है. सो ये रेजिस्टेंस स्टेज है जिसको हम कहते हैं कि अगर ये टाइम पर ख़त्म हो जाए तो ट्रांसिएंट स्ट्रेसर है. अगर ये ख़त्म नहीं हो रही, बहुत लॉन्ग टर्म चली गई है, तो फिर हमें यहाँ पे क्रॉनिक स्ट्रेसर फेस करना पड़ेगा जिससे रिलेटेड बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं. उसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेज है कि एग्जॉशन. पहले हमारे पास फर्स्ट स्टेज में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ था, तो एग्जॉशन में क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा. इससे हमें पता है कि जो हमारी फिजियोलॉजिकल स्टेट होती है ये बेसिकली उसको नॉर्मलाइज करता है और वी कैन बी मोर वुलनरेबल टू डिजीज़ इन दिस स्टेज. और हम इस स्टेज में ज़्यादा वुलनरेबल होते हैं किसी भी डिजीज़ को या मेडिकल कंडीशन को अडॉप्ट करने में. क्योंकि हमने रेजिस्टेंस स्टेज में काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजार दिया. इसके बाद क्या होता है जी, इसके बाद होता है सेनलेस मॉडल एक्सप्लेन करता है, डॉक्यूमेंट करता है कुछ प्रॉब्लम्स को जो हमारे जो एक्सटेंडेड पीरियड्स हैं स्ट्रेस से रिलेटेड, अगर वो एक्सटेंड हो जाएं तो किस किस तरह की हमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. इसमें हमारे पास फिजियोलॉजिकल डिजीज़ हो सकती हैं, फिजियोलॉजिकल डिजीज़ में जैसे कि अल्सर्स या हार्ट कंडीशंस. इसके बाद हमारे पास इमोशनल डिफ़िकल्टीज़ भी हो सकती हैं जैसे कि डिप्रेशन. आवर बॉडीज़ कैन रिमेन रेडी फॉर अ चैलेंज ओनली सो लॉन्ग बिफोर आवर रिसोर्सेज आर डिप्लीटेड एंड वी आर वल्नरेबल टू डिजीज़ ड्यू टू एग्जॉशन. सो ये है कि हम स्ट्रेस को किस तरह से परसीव करते हैं. अगर हमें कोपिंग स्ट्रेटजीज़ आती हैं तो हम बहुत अच्छे से इन स्ट्रेसेस के साथ लड़ सकते हैं. अगर हमें कोपिंग स्ट्रेटजीज़ नहीं आती तो फिर हमारे लिए इन स्ट्रेसेस को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है. सो अब हम देखते हैं इसमें थोड़ा सा कि हम स्ट्रेस को कोप किस तरह से करते हैं. अब ये जो हमारी स्ट्रेटजीज़ होती हैं कोपिंग करने की, इसके भी 2 ग्रुप्स हैं. सबसे पहले है प्रॉब्लम फोकस्ड स्ट्रेटजीज़. ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है किसी चैप्टर में. प्रॉब्लम फोकस्ड स्ट्रेटजीज़ होती हैं जिसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं. जो हमारा स्ट्रेसर है ना, हम उसके ऊपर वर्कआउट करते हैं कि हमने उसको किस तरह से ओवरकम करना है. जैसे कि रीचिंग आउट टू फैमिली एंड फ्रेंड फॉर सोशल सपोर्ट के लिए अपनी फ्रेंड या फैमिली को रीच करना. ठीक है, कन्फ्रंटिंग द इशू हेड ऑन, जो भी इशू है उसको कन्फ्रंट करना और उसके लिए क्रिएटिंग एंड फॉलोइंग अ प्लान ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्शंस, कि जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए कोई प्लान्स क्रिएट करना और फिर उसको फॉलो करना. तो ये काम किस में आ जाते हैं, प्रॉब्लम फोकस्ड स्ट्रेटजीज़ में. दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती हैं जी इमोशनल फोकस्ड स्ट्रेटजीज़.
इमोशनल फोकस्ड स्ट्रेटजीज़, जैसे हमने पहले भी बताया कि हमें दो तरह की डिफ़िकल्टीज़ हमें देखने में मिलती हैं, जिसमें एक इमोशनल डिफ़िकल्टीज़ भी हैं। तो अगर हम इमोशनल फोकस्ड स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करें तो हम इमोशनल डिफ़िकल्टीज़ को ईज़िली हैंडल कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें हम चेंज करते हैं अपनी फीलिंग्स को अबाउट स्ट्रेसर से रिलेटेड हम अपनी जो फीलिंग्स हैं उसको चेंज करेंगे, यानी कि जो भी इशू है हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। सेल्फ कंट्रोल, हम खुद को कंट्रोल करें कि अगर हम खुद पे कंट्रोल कर सकेंगे तो फिर हम अपनी इमोशंस पे भी कंट्रोल कर सकेंगे। जो भी इशू है आप उस खुद को उससे दूर कर लें। इसके बाद आपकी या दूर नहीं कर सकते तो आपकी विजुअल थिंकिंग होनी चाहिए और पॉजिटिव रीअप्रेजल यूज़ करें ताकि आप फोकस कर सकें पॉजिटिव आउटकम्स पे इंस्टेड ऑफ द स्ट्रेसर। तो अगर आप ये स्ट्रेसर पे फोकस नहीं करेंगे, अपने इमोशंस पे फोकस करेंगे, अपनी फीलिंग्स को, स्ट्रेसर्स को चेंज करेंगे, आपकी विजुअल थिंकिंग्स होंगी, उसको आप इनकाउंटर करेंगे, जो भी प्रॉब्लम है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लेंगे और पॉजिटिवली खुद को आप रीअप्रेस करेंगे, रिवॉर्ड करेंगे, रीइंफोर्स करेंगे कि नहीं कुछ नहीं होगा, अगर हम इसको इस तरह से कर लेंगे, हमारे इमोशंस इस तरह से होंगे तो इसकी अच्छी आउटपुट आएगी। अगर हम इसको स्ट्रेसर लेंगे, परेशान होते रहेंगे, जिसको हम सॉर्ट आउट भी नहीं कर सकते, तो फिर इससे हमारी हेल्थ पे बुरे इफेक्ट्स आ सकते हैं। सो कॉपिंग स्ट्रेटजीज़ में भी पॉजिटिवली अडॉप्टेड या फिर नेगेटिवली अडॉप्टेड। जो अब हमारी कॉपिंग स्ट्रेटजीज़ भी होती हैं ना, इनको हम दो तरीक़ों से अडॉप्ट करते हैं, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। पॉजिटिवली अडॉप्टेड क्या है? रीचिंग आउट टू लव्ड वंस फॉर सपोर्ट। क्या आपको सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप किसी प्यारे को सपोर्ट करते हो, रीच करते हो, किसी भी जो आपको जानने वाला है, जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, फैमिली या फ्रेंड या पेयर या सिबलिंग्स, तो आप उसको रीच करते हो ताकि वो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ये तो हो गया पॉजिटिव अडॉप्टिव। और नेगेटिव अडॉप्टिव स्ट्रेटजीज़ क्या हैं कि आप कहते हैं कि जी ये स्ट्रेस किसी के साथ से ख़त्म नहीं होने वाली, इसके लिए मुझे ड्रग्स या अल्कोहल की ज़रूरत है, इसके बगैर ये स्ट्रेस नहीं हल होने वाली। तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव अडॉप्टिव कोपिंग स्ट्रेटजीज़। ये सारी आदत से मजबूर रिश्तेदार, हाँ कुछ होते हैं आदत से मजबूर रिश्तेदार जो आपको कहते हैं कि जी जो स्ट्रेस है ना उस पर फोकस करो। फलां बंदे ने अगर आपको ऐसे किया, कहा, आपने इजी ले लिया, तो अगर वहाँ पे कोई थर्ड पर्सन खड़ा हुआ है ना, कोई रिश्तेदार का, उसने आपको बार बार एहसास दिलाना है कि उसने तुम्हें ऐसे कहा, उसको फील करो, वाई यू आर नॉट फीलिंग। तो इतना कह के ना लाइक कतरा कतरा पत्थर पे गिरे तो पत्थर भी कहते हैं फट जाता है। तो हम तो फिर इंसान हैं। तो हमारे जो इस टाइप के रिश्तेदार होते हैं ना, वो ये बड़ा रोल प्ले करते हैं कि हम स्ट्रेस को क्रोनिक स्ट्रेस बनाएं। अगर वो ट्रांसिएंट स्ट्रेसर है उसको क्रोनिक उन्होंने बना के छोड़ना है। अच्छा जी, अब इसके बाद हमारे पास आती हैं जी, जब लोग इसके ऊपर रिसर्च हुई स्ट्रेस के ऊपर, तो यहाँ पर हमारे पास दो डिफरेंट तरह के बिहेवियर्स सामने आए। ठीक है, दो डिफरेंट टाइप बिहेवियर पैटर्न्स हमारे सामने आए अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पॉन्स ऑन स्ट्रेस। अब ये लोग जो बिहेवियर डिफरेंट स्ट्रेसेस पे रिस्पॉन्स देते हैं, अभी हमने देखा कोपिंग स्ट्रेटजीज, अगर वो आती हैं फिर तो वेल एंड गुड। अगर वो आती हैं या नहीं आती तो फिर हमारे पास दो तरह के बिहेवियर्स भी सामने आते हैं। वो दो बिहेवियर्स क्या हैं, जिनको हम कहते हैं टाइप ए पैटर्न ऑफ बिहेवियर एंड टाइप बी पैटर्न ऑफ बिहेवियर। टाइप ए पैटर्न बिहेवियर में क्या है, typified by competitiveness, a sense of time, urgency and elevated feelings of anger and hostility। अब अगर इन बंदों को कोई स्ट्रेसर, अगर टाइप ए पर्सन के जो लोग होते हैं, अगर इनको कोई स्ट्रेस दिया जाए तो ये उस पर रिस्पॉन्ड क्या करते हैं, ये क्विकली स्ट्रेस पे रिस्पॉन्स करते हैं और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। ठीक है, और जो टाइप बी पैटर्न होता है, ये बिहेवियर्स कैरेक्टराइज्ड बाय अ लो लेवल ऑफ कम्पिटिटिवनेस, लो प्रीऑक्यूपेशन विद टाइम इश्यूज एंड जनरली इजी गोइंग एटीट्यूड। सो टाइप बी हमारे पास बहुत ही इजी गोइंग होते हैं और जब टाइप ए पैटर्न है वो इजी गोइंग नहीं होता। टाइप ए पीपल आल्सो एक्ट इन वेज दैट टेंड टू इंक्रीज द लाइवलीहुड दैट दे विल हैव स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंसेस। अब इन लोगों ने बताना ही होता है कि जनाब हम जो एक्सपीरियंस हमें हुआ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल था, इतना ज़्यादा एग्रेसिव और क्विक रिस्पॉन्स होता है इनका। ठीक है, अब ये क्या होता है कि अगर ये कोई जॉब या कोई टास्क फाइंड आउट कर रहे होते हैं टाइप ए पैटर्न के लोग, तो इनकी उस पर डिमांड्स बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। ये बहुत ज़्यादा हाई डिमांड्स है, अगर ये डिमांड इतनी सैलरी नहीं देंगे तो मैं तो नहीं जॉब करने वाला, मैं MPhil या PhD करने के बाद 40,000 की नौकरी करूँगा, कतई नहीं, मेरी तो बहुत हाई डिमांड्स हैं। तो जब तक मुझे इतने इनकम या इतनी सैलरी की जॉब नहीं मिलेगी मैंने नौकरी नहीं करनी। तो ये कहाँ पे आता है टाइप ए पैटर्न में।
जबकि टाइप बी पैटर्न जो बिहेवियर है इनको स्ट्रेस जो होती है बहुत स्लो होती है और इनका जो स्ट्रेस लेवल है ये इतनी जल्दी हाई भी नहीं होता जैसे कि टाइप ए पैटर्न के लोगों का होता है। यही इस बात की एविडेंस है कि वो लोग जिनका बिहेवियर टाइप ए होता है या टाइप ए बिहेवियर पैटर्न होता है, इन लोगों में ज़्यादा स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज़ आपको देखने में मिलेंगी। जैसे कि यही वो लोग हैं जिनको ज़्यादा हार्ट अटैक्स आते हैं और समटाइम्स ये हार्ट अटैक काफ़ी सीरियस या ये स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज़ इतनी सीरियस हो जाती हैं कि इनकी सडन डेथ भी हो जाती है। ये अक्सर लोग ज़रूरी नहीं कि इनकी डेथ ही हो जानी है, अक्सर लोग सर्वाइव भी कर जाते हैं। तो देन टाइप बी पर्सनैलिटी बिहेवियर पैटर्न के जो लोग हैं इनमें इस तरह की स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज़ हमें देखने में नहीं मिलती। सो जी ये था हमारा आज का चैप्टर रिलेटेड टू इमोशंस एंड स्ट्रेस। दैट इज़ ओवर नाउ। सो चैप्टर नंबर 8 इज़ ओवर। कल हम इसकी ड्रिल रख लेते हैं। अगर 2 से 7 इंटरनेट इशू है तो हम मॉर्निंग में ही रखते हैं इसी 11 o'clock में, ताकि हमारी इसकी ड्रिल कंप्लीट हो जाए। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ सकता है।